Hello बच्चों, welcome back to the fourth session of your second chapter that is trail on the earliest people. Okay? तो बच्चों एक बार फिर से ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था. तो लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन टूल, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल का दूसरा टेक्निक पढ़ा, दैट वाज प्रेशर फ्लेकिंग, राइट. उसके बाद वी स्टडीड मोर अबाउट द साइट्स वेयर डिड दीज हंटर गैदरर पीपल दे यूज्ड टू लिव. तो हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज किए थे. द फर्स्ट वन वाज साइट वेयर टूल्स या फिर वेपन्स, पॉट्स, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स दे वर फाउंड, सो दीज प्लेसेस दे वर नोन एज साइट्स, राइट. उसके बाद हम लोगों ने फैक्ट्री साइट्स के बारे में पढ़ा कि कुछ जगह जहाँ पे दीज हंटर गैदरर्स दे यूज द टूल्स वर फाउंड एंड ऑल्सो वेयर दीज हंटर गैदरर्स दे यूज टू मेक दीज स्टोन टूल्स, राइट. द स्टोन्स वर फाउंड एंड दे मेड स्टोन टूल्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोन. उसके बाद हमने हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट के बारे में पढ़ा. कुछ टाइम के लिए ये लोग वहाँ पे रहना भी शुरू कर जाते थे, तो उसका एग्जाम्पल था नेचुरल केव्स. तो उसके बाद वी वर टॉकिंग अबाउट द साइट्स. देयर वर मेनली वी आर डिस्कसिंग 3 मेन साइट्स हियर. द फर्स्ट वन वाज भिमबेटका, दैट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, राइट. तो उसका सबसे फेमस था रॉक पेंटिंग्स, जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स पिक्चर्स के थ्रू दिखाए थे. उसके बाद सेकेंड हमने पढ़ा हुंसी, दैट इज इन कर्नाटका, सिचुएटेड इन कर्नाटका. और हुंसी में बहुत सारे पैलेओलिथिक साइट्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टोन टूल्स मिलते हैं दैट वी यूज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, राइट. उसके बाद वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेजर फीचर देयर वाज दैट दीज टूल्स, स्टोन्स, दे वर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, राइट. तो अब हम लोग अपनी थर्ड मेन साइट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द कुरनूल केव्स, राइट. So it is located in आंध्र प्रदेश. The Kurnool caves जो बेसिकली वो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वो दूसरे नाम से we call that place, right? So why is this Kurnool cave important for us? तो सबसे मेजर फीचर इस प्लेस का है traces of ashes have been found here. ठीक है. Now what does this implicate? कि ashes जो है what does this implicate कि ashes यहाँ पे मिल रहे थे. तो it shows that यहाँ पे जो hunter gatherers थे they used fire, right. ashes तो उसी से आते हैं कि जब भी फायर जलाओ तो उसके बाद जो राख, जिसको हम राख कहते हैं, वही ashes को हम राख कहते हैं, ठीक है. तो ये ashes वहाँ पे मिले हैं कुरनूल केव्स पे. तो let us see the main uses of fire, right. तो उस टाइम पे hunter gatherers fire क्यों यूज करते थे. So fire was used for many purposes, like as a source of light, to cook food and to scare animals. तो फर्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, राइट. तो ऑब्वियसली फायर जो है वो कभी केव्स ये सब में रहते तो काफ़ी अंधेरा होता था वो सब जगह पे. तो फायर को वो हमेशा फायर चलाते होंगे, फायर वुड यूज़ करते होंगे, राइट, वुड यूज़ करते होंगे फायर चलाने के लिए, ठीक है. तो दैट वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर देम. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो भी फायर है वो दैट इज़ यूज टू कुक फूड, ठीक है. दूसरा यूसेज जो फायर का था वो ये था. और तीसरा इंपॉर्टेंट था टू स्केयर वाइल्ड एनिमल्स. तो ऐसा होता था कभी कभी कि बहुत वाइल्ड एनिमल्स जो हो जाते थे वो अगर उनके आसपास, उनके हैबिटेशन के आसपास आते थे तो फायर वो वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए यूज करते थे. आज के डेट पे भी व्हेन यू विल शो, अगर आप कहीं पे जंगल के पास हो तो ये जो जानवर होते हैं ये फायर से थोड़ा डरते हैं, राइट. तो हमेशा वो फायर से थोड़ा दूर जाते हैं. तो फायर उस टाइम पे भी इस चीज के लिए यूज होता था. आज के डेट पे भी हम लोग इस चीज के लिए फायर को यूज करते हैं. व्हेनेवर वी आर गोइंग थ्रू जंगल्स और एनीथिंग लाइक दैट, एनी प्लेस लाइक दैट जहाँ पे यू आर इन सराउंडेड बाय वाइल्ड एनिमल्स, यू कैन यूज फायर एज अ टूल टू स्केयर देम. ओके. तो हमने ये 3 साइट के बारे में मेनली पढ़ लिया है. द फर्स्ट वन वाज भिमबेटका, सेकेंड वन हुंसी एंड द थर्ड वन कुरनूल. ये मेजर पैलेओलिथिक साइट थे जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के कुछ मेजर पॉइंट, मेजर फीचर्स समझ में आए. इन सब प्लेसेस में उनको टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं. दे फाउंड ऑब्जेक्ट्स लाइक वेपन्स और स्टोन टूल्स और पॉट्स. तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि उस टाइम पे हंटर गैदरर्स किस तरीके से रहते थे, या फिर व्हाट वर दे द मेन थिंग्स दे यूज टू डू अपार्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग दैट वी सॉ इन भिमबेटका, दैट वाज पेंटिंग्स. नाउ अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज रॉक पेंटिंग्स, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं. Many caves where early people lived have paintings on the wall. तो हमने ये बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि अपार्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग जो ये लोग another major work they used to do was paintings, and we can through
वी कैन सी थ्रू डिफरेंट इन द डिफरेंट केव्स कि बहुत सारे पेंटिंग्स थे. ये लोग बहुत नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे पेंटिंग्स को बनाने के लिए, बिकॉज इनके पास, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, दे डिड नॉट हैव क्रेयॉन्स और पेंसिल्स, पेन्स, पेपर, ये सब चीज़ें होती नहीं थी. तो ये स्टोन यूज़ करते थे, ये लीव्स यूज़ करते थे, बिल्कुल नेचुरल कलर यूज़ करते थे, कुछ फ्लावर्स यूज़ करते थे. ठीक है, फ्लावर्स को काफ़ी ग्राइंड करके और उसके बाद वो नेचुरल कलर बनता था, वो यूज़ करके वो लोग कुछ स्टिक या वुड यूज़ करके दे यूज टू पेंट ऑन द रॉक ऑफ द केव्स. ओके, सो दीज पेंटिंग्स show wild animals drawn with accuracy and skill. Now this is also one important point, accuracy and skill. तो ये हमें क्या बताता है, जैसे आपने टूल्स के केस में भी देखा कि कितनी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल शार्प एज का वो नाइफ या फिर स्क्रैपिंग टूल या फिर वुड का, बार्क का जो भी वो काट कर बनाते थे, वुड से जितने भी टूल्स बनाते थे, एंटलर से जितने भी टूल्स बनाते थे वो, तो काफ़ी शार्प होता था, बहुत एक्यूरेसी, बहुत स्किल के साथ बनता था. लाइकवाइज इन द सेम वे यू कैन सी दैट ऑफ द पेंटिंग्स. ये पेंटिंग्स भी बहुत एक्यूरेसी के साथ ये हंटर गैदरर्स बनाते थे. दे ऑब्जर्व देयर एनवायरमेंट, वो अपने एनवायरमेंट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखते थे, या जो भी एनिमल को वो अपने दे यूज टू कैप्चर इन देयर आईज, वो चीज़ वो अपने पेंटिंग में शो करते थे. तो ऑब्वियसली दिस कैन टेल अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स की दे वर वेरी मच अवेयर कि उनके आसपास कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते थे उस टाइम पे. वो उनको पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करके दे मेड वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम का लाइफस्टाइल कैसा था उनके लिए, जो एनिमल्स थे, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, या फिर वो कुछ वो देयर वर पिक्चर्स ऑफ पीपल आल्सो ऑन हॉर्सेस. तो कुछ ये आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस ने वो डिसाइफर किया है उन सारे पेंटिंग से. तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो मध्य प्रदेश का बेस्ट एग्जाम्पल हमने भिमबेटका देखा. यहाँ फोटो में भी आप देखो, ये एनिमल एंड फिगर्स दैट हैज बीन फाउंड एट भिमबेटका इन भिमबेटका केव्स. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आपको क्या, आप कैन यू इमेजिन, कैन यू टेल मी व्हाट दिस एनिमल इज लुकिंग लाइक टू यू? हाँ, ये दिस इज ऑब्वियसली लुकिंग लाइक अ काउ. ठीक है, लेकिन दिस इज बिगर इन साइज. तो उस टाइम पे तो वाइल्ड कैटल जो हुआ करते थे, वाइल्ड एनिमल्स जो होते थे, वो इस तरीके से थोड़े बड़े साइज में होते थे. ठीक है, तो उस टाइम पे जो एनिमल दे वर देयर लिविंग देयर, तो उसमें से एक पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो, ये बहुत सारी फोटोज आपको जो ये फिगर्स दिख रहे हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? सो यू कैन इजिली से दैट दीज पीपल दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, राइट? दे आर डांसिंग इन अ ग्रुप एंड इट्स काइंड ऑफ लुकिंग दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग. यहाँ पर देखो, इन हिज हैंड, वन हैंड यू कैन सी देयर इज अ टूल, राइट? यहाँ पे आप देखो, ऐसा लग रहा है कुछ टूल जैसा है. ठीक है, और एक हाथ पे यू कैन सी दैट इन वन हैंड यू कैन सी दिस इज लुकिंग लाइक अ फ्लावर और समथिंग लाइक दैट, ट्री का पार्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बंच ऑफ फ्लावर्स लाइक दैट. एंड दीज पीपल यू कैन सी दे आर इन डांसिंग मोड. तो ये जो है, ये सारी चीजें हमें क्या बता रही है रॉक पेंटिंग से? नाउ यू कैन से दैट यू आर knowing about the lifestyle of the people. They danced, they celebrated, उनके कुछ seasons होते थे, they must have celebrated those seasons. तो obviously ये सारे paintings में depict होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दूसरी पेंटिंग, ये सारी भिमबेटका केव में भी ये सारी पेंटिंग्स होती है. ये दिस इज लुकिंग लाइक अ हॉर्स, राइट? है ना बच्चों? यहाँ पे देखो, अगर आप पिक्चर को बहुत क्लियरली ये पिक्चर देखो तो ये हॉर्स की तरह लग रहा है. एंड समवन दिस इज डिपिक्टेड एज अ फिगर ऑफ ह्यूमन बीइंग हु इज सिटिंग हियर ऑन द हॉर्स. तो बेसिकली ये पिक्चर्स में यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है, यानी उस टाइम पे कुछ लोग होते होंगे जो हॉर्स राइडिंग करते होंगे. यहाँ पे उन्होंने ऐसे तो बनाया नहीं हुआ है ना. लुक एट दिस पिक्चर्स वेरी क्लियरली, यू कैन सी एंड यू कैन नो मोर अबाउट दिस थ्रू दीज पिक्चर्स. यू कैन क्लियरली टेल कि उस टाइम पे बहुत सारे ग्रुप में जो लोग होते थे, कुछ लोग हॉर्स पे चलकर जाते होंगे, तभी उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, ये कैप्चर किया होगा अपने आईज के थ्रू. देन दे मस्ट हैव known about it और उन्होंने पेंटिंग में बना दिया, है ना. Now let's move forward. Now one another important point is that अब हम लोग पिछले सेशन में जो भी बात कर रहे थे, we were talking about the Paleolithic age, जहाँ पे hunter gatherers यहाँ पे they were always on move. We also learned about the reasons that they were why they were always on move in search of food. Yeah, because they were hunting animals and those animals they were always on they were always on move. Those animals they used to move from one place to another. तो उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये हंटर गैदरर्स भी उनके पीछे पीछे मूव करते थे, बिकॉज दे हैड टू हंट दोज एनिमल्स, राइट?
उसके बाद हमने देखा इन सर्च ऑफ वाटर या फिर सीजनल चेंजेस की वजह से दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो बेसिक फीचर दैट वी केम टू नो अबाउट हंटर गैदरर्स वर दे डिड नॉट लिव अ सेटल्ड लाइफ, दे वर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अ नोमैड पर्सन, राइट. तो ये मैंने आपको बहुत बार बोला है. तो ये सारी स्पेसिफिक फीचर्स जो है आप अपने दिमाग में रखना कि पैलियोलिथिक एज में हंटर गैदरर्स दे वर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अपार्ट फ्रॉम दैट पैलियोलिथिक एज में हमने दूसरा मेजर पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट ओल्ड स्टोन एज. कि पैलियोलिथिक का मतलब ही होता है ओल्ड स्टोन एज, है ना. तो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स या फिर जो स्टोन टेक्निक हमने पढ़ा, बहुत सारे स्टोन टूल्स मिलते हैं. पैलियोलिथिक साइट्स में भी हमने देखा कि बहुत सारे टूल्स थे, बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले थे जिसके थ्रू वो छोटे छोटे स्टोन टूल्स यूज करते थे बनाने के लिए. कुछ बड़े स्टोन टूल्स होते थे, है ना. बहुत सारे स्पीयर्स के बारे में देखा, एरो देखा, एरो हेड जिससे वो बनाते थे, एंटलर की यूज से वो जो टूल्स बनता था. तो बेसिकली ओवरऑल हम लोग पूरे पैलियोलिथिक एज में वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ हंटर गैदरर्स, हाउ दे वर लिविंग, वेयर डिड दे लिव. वी आल्सो सॉ द मेजर साइट्स, द 3 मेजर साइट्स, राइट. तो हमने ये सारी चीजें देखी. स्टोन टूल्स का देखा, व्हाट वर दे यूज्ड फॉर, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोन टूल्स. तो हमने ये सारा पैलियोलिथिक एज में कवर किया. नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे आपको मैंने जब मैं पीरियडाइजेशन और एजेस की बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था दैट देयर वर 3 मेन एजेस. सो पैलियोलिथिक एज को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, है ना. उसके बाद आया मेसोलिथिक एज. तो मेसोलिथिक एज का पहला पहला हमने मेजर पॉइंट जो देखा था वो देखा था कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज होते जा रहा है ना. तो अब जो हो रहा था तो बेसिकली उस टाइम पे ये जो भी मेसोलिथिक एज में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने लगा था. तो क्लाइमेट जो है थोड़ा वार्मर होना शुरू हो गया था, ठीक है. तो ये बेसिकली एक न्यू एरा शुरू होने वाला था. ये न्यू एरा आना शुरू हो गया था. यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहे थे, तो जितने भी एनिमल्स वहाँ पे रह रहे थे उनके भी कंडीशंस चेंज हो रहे थे. लेट्स सी. सो अराउंड 12,000 years ago climatic conditions started changing, right? So there was a shift to warm climatic condition. Climatic condition थोड़ा warmer होना शुरू हो गया था. It led to the development of grassland. Now this is a picture of a grassland here. You can see short grasses here. तो main important feature क्या होने लगा कि यहाँ पे grassland आने लगे. It led to the development of grassland, right? Let's see now. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि ये कंडीशन जैसे ही चेंज होने लगा तो ह्यूमन बीइंग, ये एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स सबके ऊपर इम्पैक्ट होने लगा ये क्लाइमेटिक कंडीशन का, ठीक है. सो इन टर्न इट लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल्स हु सर्वाइव्ड ऑन ग्रासेस. ऑब्वियसली अगर ग्रासलैंड ज्यादा बढ़ रहा है तो जो भी एनिमल, जो भी ये ग्रासेस खाकर वो हमेशा अपना जिंदा रहते थे तो वो उनकी नंबर एक्चुअली इंक्रीज होने लगेगी. इट्स वेरी ऑब्वियस, ओके. सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गोट, फिर शेप, ओके, कैटल, ठीक है, और डियर. तो बेसिकली ये जितने एनिमल्स थे ना ये लोग हमेशा ग्रास खाते थे. तो जैसे ही ग्रासलैंड ये सब बढ़ना शुरू हो गया, इंक्रीज होने लगा नंबर, तो ये गोट, शेप, ये सब का भी नंबर इंक्रीज होने लगा. सो देयर वाज आल्सो चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमन. यहाँ पे काउ शेप की फोटो है, आप देख सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही ग्रासलैंड ये सब आने लगा तो ये ह्यूमन टेंडेंसी अलॉन्ग विद एनिमल्स वो भी चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है. So they started learning more about animals they hunted, food habits, breeding season, ये सब, introduction of herding and rearing along with fishing. So basically we are talking about Neolithic age now. ये Mesolithic age में climatic condition change होने लगा था. Now people started adapting to their environment. तो जो भी animals थे उस टाइम पे वो भी increase होने लगे थे, जो they lived by grazing grasses and all, cattle, sheep, goats, pig and so on, all these animals. Also people they started learning more about these animals they hunted, right? उसके बाद उनके फूड हैबिट्स को समझने लगे, ब्रीडिंग सीजन उनका समझना शुरू किए, उनके साथ इतने टाइम से रह रहे थे. दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्डिंग एंड रियरिंग. सो ये इंपॉर्टेंट चेंज आना शुरू हुआ. ऑल्सो इट ऑल्सो लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग. दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द ग्रेन्स दे यूज्ड टू कलेक्ट एंड सो ऑन. तो बच्चों ये जो पॉइंट है हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट का, कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, फ्रॉम फूड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा हिस्ट्री का. इसमें ये न्योलिथिक एज में जो मेन चेंजेस आए थे दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ हर्डिंग एंड फार्मिंग. इस चीज को हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो ये सेकेंड चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है. आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ना. इसके बाद वाले सेशन में विल हैव क्वेश्चन आंसर राउंड, ठीक है. तो उसके लिए एक बार आप रिवाइज कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन राउंड. Okay, thank you.